हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 पेपर में 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। बाकी शिफ्ट हमने डिस्कस कर लिया, 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट भी हमने डिस्कस कर ली थी, क्योंकि जो उसका स्टैंडर्ड था, जो लेवल था, वो काफ़ी सही था। इसका बहुत लेवल डाउन है। ठीक है, जैसे हमने 13 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट जो देखी थी, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी, तो उसमें भी हमने लो लेवल ही देखा था। तो यहाँ पर भी लो लेवल ही है। जल्दी से इसे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट शिफ्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सिंप्लीफिकेशन पे पहला क्वेश्चन है। क्या करना है अब इसमें? हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में भी जो सबसे एंड में जो ब्रैकेट होगा उसके अंदर देखो ब्रैकेट, फिर उसके अंदर ब्रैकेट और फिर उसके अंदर भी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम अंदर के ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो ऑपरेशन लगेगा वो क्या लगेगा? डिवाइड का। तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। और फिर होगा मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 15। और ये 42 में से 40 माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2, तो यहाँ पर आ गया 17। मतलब इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करके हमारा आंसर क्या बना? 17। इसको तो हटा दे फिर। अब आगे देखें, यहाँ क्या है? प्लस में है, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर ये वाला ब्रैकेट है, तो इतना सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ 17 प्लस क्या होगा? 35 होगा। तो 7 5 12 और 3 4 और 1 5, 52 आया ये अपने पास यहाँ पे फाइनल आंसर। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हम प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में हो रहा है 3। तो पहले होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 और 3 5 15, 156 आया। 7 ऐड कर देंगे इसमें, 7 ऐड किया तो कितना बनेगा? 163। और बाहर ये लास्ट में प्लस का 4 होगा, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा 167। तो सिंप्लीफिकेशन में होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करना होता है, चीजें जल्दबाजी में गलत हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बोट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 5 hours and a distance of 42 kilometer downstream in 6 hours. The speed of the stream in kilometer per hour. हमें स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। देखो, ये शिफ्ट हिंदी में अवेलेबल नहीं है, काफी सर्च भी किया तो जो हिंदी वाली शिफ्ट का पेपर था वो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश में। बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। और बाकी कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें लैंग्वेज काफी हो। ठीक है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन है जिनकी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर देखो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की हम बात कर लेते हैं। क्या कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा कि मान लो एक रिवर इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसमें एक कोई बोट है हमारे पास, नाव। ठीक है, अब मान लो कि जो पानी का जो फ्लो है ना, इस रिवर में जो पानी का बहाव है वो इस तरफ है। तो बताओ कि ये बोट किस तरफ जाएगी अगर इसमें कोई स्पीड इस समय नहीं है? तो ये पानी के फ्लो में ही क्या करेगी? आगे मूव करेगी। ठीक है, अगर मान लो कि पानी की जो स्पीड यहाँ पर है वो v किलोमीटर पर आर है, ठीक है, और बोट की जो स्पीड है वो u किलोमीटर पर आर है। तो लेकिन जब तक बोट में कोई इंजन नहीं लग रहा है, बोट स्टार्ट हमने नहीं किए, तब तक वो किसके इफेक्ट में आगे चलेगी? वो पानी के बहाव में आगे चलेगी। तो अभी तक तो जो स्पीड होगी बोट की वो कितनी होगी? v किलोमीटर पर आर। और अगर बोट को स्टार्ट कर दिया जाए तो बोट के पास अब और कितनी स्पीड आ जाएगी? u किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोट पानी की डायरेक्शन में ही मूव करती है, जिस तरफ स्ट्रीम फ्लो कर रही है उस तरफ ही अगर मूव करती है, तो बोट की टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? u प्लस v किलोमीटर पर आवर। कि u तो उसकी खुद की है और प्लस में v, क्योंकि पानी भी उसी तरफ ले जा रहा है बोट को। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, कौन? बोट। किसके? पानी के। मान लो वो u किलोमीटर आगे जाती है u किलोमीटर पर आवर से, तो ये v किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में उसे ले जा रहा होगा। तो जो फाइनल रिजल्टेंट स्पीड होगी वो क्या होगी? u माइनस v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है, अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो u माइनस v होती है। अप स्ट्रीम मतलब हमें पानी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब। और डाउन स्ट्रीम में हम क्या कर रहे हैं? हमारी स्पीड जो है वो पानी की स्पीड के साथ ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? u प्लस वी होगी, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो u माइनस वी होगी।
अब यहां हम इसको देख लेते हैं कि अ बोट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमने मान लिया फिलहाल कितनी है, वो है अपने पास u माइनस वी। तो स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 15 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे 5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो 15 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा 3। स्पीड है तो किलोमीटर पर आर। इसी तरह से अगर डाउन स्ट्रीम की हम बात करें तो u प्लस वी स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 42 किलोमीटर आर और टाइम है 6 आर। तो 6 7 42। तो यहां से u प्लस वी हमारे पास निकल कर आता है 7 किलोमीटर पर आर। अब इन दोनों को सोल्व हम करना जानते हैं, तो यहाँ से 2u आएगा 10 और u की वैल्यू आएगी 5। मतलब बोट की जो खुद की स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर u क्या था, स्पीड ऑफ द बोट, और v क्या था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तभी तो ये ऐड हो गई थी और ये सब्ट्रैक्ट हो गई थी स्ट्रीम की स्पीड। तो जब u 5 है तो v की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो स्ट्रीम की स्पीड हमसे यहाँ पर पूछी थी, स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें बस इतना पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो u प्लस वी होती है, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो u माइनस वी होती है। तो ये क्वेश्चन सेकंड्स में इजीली सोल्व हो सकता है। और ये हमेशा आपको याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो u प्लस वी किलोमीटर पर आवर होगी, और अप स्ट्रीम में u माइनस वी किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक आफ्टर 10% डिस्काउंट, 10% मतलब 1/10। अगर 10 मार्क प्राइस होगा तो डिस्काउंट कितने का होगा, 1 का। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 9। 10 माइनस 1, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को हटा दिया, तो कितने में बेचा, 9 में। लेकिन वो क्या बता रहा है, 486 है। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 486 होगी। तो 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 54 आ जाती है। हमें बताना क्या है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हमें बताना है। तो अंकित मूल्य यहाँ से कितना होगा, 10 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 540 आ जाएगा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स। देखो यहाँ पर दो टैप है, दो नल लग रहे हैं। एक उसको 20 घंटे में भर सकता है किसी टैंक को, तो बी उसको 30 घंटे में भर सकता है। तो ए को अगर भरने में 20 घंटे लग रहे हैं, बी को भरने में अगर 30 घंटे लग रहे हैं, हम टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, जो कि होती है इन दोनों का एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आएगा, 60। ये क्या होगी, टैंक की कैपेसिटी, और ये क्या था, टाइम टेकन बाय द टैब ए और टैब बी। अब मैं इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेता हूं कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। तो टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। मतलब ए एक बार में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट, और बी कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट। अब वो कह रहा है कि इफ बोथ टैप्स, अगर दोनों टैप्स को एक साथ ही खोल दिया जाए। पहले तो हम बारी बारी से खोल रहे थे कि अगर सिर्फ ए को ही खोला तो उसने 20 घंटे में टैंक को भरा, और अगर बी को खोल दिया तो उसने 30 घंटे में टैंक को भरा। लेकिन अब हमने दोनों को खोल दिया तो कितना टाइम लगेगा सेम टैंक को भरने में, ये हमें बताना है। तो टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अब, 5। तो 60 डिवाइड बाय 5, ये कितना आ जाएगा, 12 आवर्स। क्योंकि घंटे में यहाँ पर टाइम था तो घंटे में ही आएगा, 12 घंटे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20%। इस तरह का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में कराया है कि अगर किसी फिगर में या किसी शेप में साइड्स को कुछ परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए या फिर कुछ परसेंट डिक्रीज कर दिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम किस तरह करेंगे। तो देखो, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास होती है, ठीक है। तो हमने लेंथ को तो इंक्रीज किया 10% से, और ब्रेथ को इंक्रीज किया 20% से, लेकिन हाइट को हमने डिक्रीज किया है 20% से। और हमसे पूछा है कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस होंगे। तो पहले तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ लेंथ में अगर देखें 10% का इंक्रीमेंट, मतलब कि 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी लेंथ।
अगर 10% बढ़ाया गया। 20% का क्या मतलब होगा कि 5 से 6 कर दिया गया होगा, लेकिन हाइट यहाँ पर डिक्रीज की गई है किससे? 20% से। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। कैसे? 10% होता है 1/10, तो 10 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। 20% होता है 1/5, तो 5 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 6 हो गया। और हाइट डिक्रीज की गई है, 20% 1/5 होगा, तो 5 में कितना कम हुआ? 1 कम हुआ, तो कितना हो जाएगा? 4। तो मैंने 4 किया। अब हमें पता है वॉल्यूम हमें चाहिए, और वॉल्यूम हमें पता है तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो पहले वाली सिचुएशन है जब कुछ चेंजेस नहीं किए गए थे, और यहां जब हमने चेंजेस कर दिए। तो पहले क्या वॉल्यूम था? 5 5 जा 25 इंटू 10 250, और अब वॉल्यूम क्या हो गया है? 6 4 जा 24, और मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होगा? 264। तो यहां से वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 14। किस पर? 250 पर। तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 14 चौके 56 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा 5.6% का यहाँ पर क्या हुआ है? इंक्रीज देखने को हमें मिला। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2 टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। एक हमारे पास क्या है? वृत्त है, और उस वृत्त का कोई सेंटर है, मूल बिंदु है, केंद्र है O। तो AP और AQ दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, स्पर्श रेखाएं खींची गई बिंदु AP, बिंदु A से, क्योंकि A पॉइंट कॉमन है, या फिर आगे बताया भी गया है किसी एक्सटर्नल पॉइंट A से। तो कोई एक बाहरी बिंदु हमने लिया, उससे दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची, AP और AQ। ये मान लो पॉइंट A था एक्सटर्नल पॉइंट, और ये कोई पॉइंट है Q। वेयर P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल, और हमने सर्किल पर P एंड Q दो पॉइंट ले लिए। ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन बना लेना। ठीक है, यहाँ पर AP की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, एंड PAQ ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। हमसे पूछा है कि कोड PQ की लेंथ क्या होगी। तो देखो P अगर पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करने से ये लाइन मुझे मिलती है, तो हमें इसकी लेंथ बतानी है कि PQ की लेंथ क्या होगी। तो देखो हम बता सकते हैं, यहां से अगर मैं इस A पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो यहां से हमें दो चीजें समझनी होंगी। क्या? कि ये इसे बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये एंगल टोटल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे एक राइट एंगल यहाँ से मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ। मान लो ये कोई पॉइंट M है, तो मुझे PM मिल जाएगा। और हमें पता है सर्किल के सेंटर से किसी कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वो उस कोड को दो बराबर भाग में विभाजित कर देती है, जीवा को। ठीक है, कोड मतलब जीवा। तो किसी जीवा पर कोई लंब डाला गया केंद्र से, तो वो उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। तो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ यहाँ पर होगी, तो मैं इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ और उसका डबल कर दूंगा। तो ये 30 डिग्री है। हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के अपोजिट साइड। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? एंगल के अपोजिट साइड, मतलब परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, और हाइपोटेनियस मुझे गिवन है। तो मैं यहाँ से साइन 30 डिग्री यूज कर सकता हूँ, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पर 12 है, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 परपेंडिकुलर मिल जाएगा मुझे। कितना आएगा? 6। तो अगर ये वाली लेंथ यहां तक 6 है, तो ये भी 6 होगी। तो टोटल PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल PQ हो जाएगी 6 + 6 12 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इसे शॉर्ट में भी हम चीजों को कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखो, हमें ये जो एंगल दिया था वो 60 डिग्री दिया था, और हमें पता है कि किसी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है, स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो वो दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उस दोनों समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे।
ये 60 डिग्री है, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए थे, तो ये भी 60-60 डिग्री के ही होंगे। मतलब ये ट्रायंगल हमें कैसा मिल गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल ए पी क्यू कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज जिसे हम बोल सकते हैं। तो अगर ये साइड 12 है तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी, तो पी क्यू की लेंथ हम डायरेक्ट भी पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें देखो डायरेक्ट एक आइडेंटिटी पर क्वेश्चन पूछ लिया, क्या कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमसे पूछा जाता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर से कितना बड़ा है, तो ये 4xy बड़ा होता है। और यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, a और y की वैल्यू है 2b, तो यहाँ पर रख दो 4 इंटू a और y की वैल्यू है 2b, तो ये कितना आ जाएगा 8ab। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें इन्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना हम इन्हें सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का होगा, ये प्लस वाला भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर गया, तो 4ab प्लस 4ab कितना ab, 8ab। तो यहाँ से भी यही आंसर आ रहा था। बाकी ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफी जगह यूज होती है ये आइडेंटिटी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई के होल स्क्वायर से 4xy बड़ा होता है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में x प्लस वाई के होल स्क्वायर में प्लस 2ab आता है और यहाँ पर माइनस 2ab आता है। मतलब ये माइनस 2ab छोटा होता है, ये 2ab बड़ा होता है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 4ab का। ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बोला है कि जब इन फैक्टरों से डिवाइड किया जा रहा है, इनसे जब हम विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें 7 और 0 मिल रहा है। इससे करने पर 7 मिल रहा है और इससे करने पर हमें 0 मिल रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे मिलता है, एक बार प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर इसे शॉर्ट में कैसे करना है देखते हैं। तो देखो जब भी कोई फैक्टर हमें दिया हुआ हो और बोला जाए कि उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो दोनों की हमने वैल्यू निकाल ली, ये माइनस का 2 होगा और ये 3/2 होगा। और इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रख दो, जो वैल्यू आएगी ना वो रिमाइंडर ही होगा, जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर ही होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं, थोड़ी इजी पड़ेगी। तो रखनी तो वैसे दोनों पड़ेंगे अगर हमें बेसिक मेथड से सोल्व करना है, लेकिन यहाँ मैं एक आपको मेथड बता देता हूँ। ये -8 हो जाएगा प्लस a, ये 4 हो जाएगा प्लस b इंटू -2 -2 इज इक्वल टू में, और ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें रिमाइंडर बताया हुआ है कितना, 0। तो ये माइनस का 16 हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा माइनस का 2b और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -16 और -2 क्या होगा, माइनस का 18 होगा और ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 18 मिला। चाहो तो इसे थोड़ा और 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 9 आ गया। अब देखो a और b में हमारे पास रिलेशन आए और हमें यहाँ पर पूछा भी क्या है, a और b की वैल्यू। मतलब जो मेरे पास ऑप्शन होंगे a b c और d, उनमें a और b की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो वो ए और बी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके रखोगे तो आप डायरेक्ट रिलेशन चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे रखने पर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को भी यहाँ पर पुट करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन बनेगी उसमें भी हम वो ऑप्शन रखकर चेक कर लेंगे। बाकी यहाँ पर एक ही ऑप्शन सेट होगा, मैं ऑप्शन नहीं लेकर आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बेसिक मेथड हमें इसका यूज करना है तो क्या करेंगे कि ये x की वैल्यू तो हमने यहाँ पर यूज की, यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आया, यहाँ से x इज इक्वल टू 3/2 आया, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 3/2। इस वैल्यू को भी रखकर देख लेते हैं, तो 2 इंटू 27/8 बनेगा क्यूब करने पर, प्लस a यहाँ पर 9/4 हो जाएगा और प्लस का ये बनेगा 3/2 b और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू में रिमाइंडर कितना गिवन है, 7। ये भी रिमाइंडर को ही बता रहा होगा और ये भी रिमाइंडर है, तो इक्वल होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 27/4 प्लस 9/4a
प्लस 3/2 p माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब देखो दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट अगर हमें करना है तो हम इसी में एक को निकालकर उसी में अगर ऑप्शंस पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। यहाँ पर दिया हुआ है 4000 हमने 5% पर दिया हुआ है किसी टाइम के लिए। टाइम हमें बताना है कि कितने टाइम के लिए दिया, जिससे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो 630.5 बना, 630 रुपये 50 पैसे बना। तो देखो 5% से 4000 का एक महीने का कितना बनेगा, 200 रुपये। दूसरे महीने में कितना बनेगा, 200 रुपये। और तीसरे महीने में कितना बनेगा, 200 रुपये। तो दूसरे महीने इस 200 रुपये पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 5%। कितना होगा 5% इसका, 10 रुपीज होगा, जो कि थर्ड मंथ में भी इस पर मिलेगा। और इस 200 का मुझे थर्ड मंथ में मिलेगा 10 रुपीज, तो 630 मिला। तो ये 630 के ही आसपास है, क्योंकि इस 10 का भी मुझे मिलेगा 5%, जो कि कितना होगा, आधा रुपया, 50 पैसे। तो 630.5 कितने टाइम के लिए लिया गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो 3 साल के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट पर पैसा लिया गया होगा, तब जाकर 4000 का 5% की रेट से 630 रुपये 50 पैसे बना होगा। बाकी हम यहाँ पे ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। काफी मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके जो फैक्टर है बहुत इजीली निकल सकते हैं। हम क्या ले लेंगे, माइनस हमें चाहिए कितना, प्लस माइनस करने पर 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -6 चाहिए। तो हम 6 और -1 ले सकते हैं, 5x के फैक्टर। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही हैं, तो x प्लस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के होना चाहिए, या फिर 3x माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आती है और यहाँ से x की वैल्यू 1/3 आती है। तो x की दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है, ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखो कि विच आर द टू नियरेस्ट वैल्यू, वो निकटतम वैल्यूज, नियरेस्ट मतलब निकटतम वैल्यू, आसपास की वो वैल्यू जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो देखो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, चेक करें। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि नंबर के डिजिट्स का जो सम है ना, वो 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 9 + 9 ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 6 + 11 और ये 12। तो देखो इसके डिजिट का जो सम है वो 12/9 आ रहा है, प्लस में 18 भी है, उसे हमने हटा दिया, यहाँ से एक और 9 चला जाएगा, 12 - 9 ये 3 बचेगा। तो 3 में मैं कितना ऐड करूं जिससे कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, मैं 6 ऐड कर सकता हूं। तो इसके बाद, इसके जस्ट बाद वो वैल्यू जो 9 से डिवाइड हो रही होगी वो कौन सी होगी, इसमें 6 ऐड करके मुझे मिल रही होगी। तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 9602। और दूसरी निकटतम वैल्यू देखो, एक वैल्यू तो इसके बाद मिलेगी मुझे +9 करने पर, लेकिन एक वैल्यू इससे पहले भी तो होगी। क्यों, क्योंकि मुझे नियरेस्ट वैल्यू बतानी है। तो इस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, एक इसके आगे और एक इससे पीछे। ठीक है, अगर दो मुझे लगातार आगे की वैल्यूज, यहाँ कोई भी दो वैल्यूज बतानी होती तो मैं ये बताता और इसमें 9 और ऐड कर देता, लेकिन मुझे नियरेस्ट बतानी है तो मैंने एक इससे आगे वाली वैल्यू ली और एक इससे पीछे वाली वैल्यू ली, ये दोनों ही सबसे ज्यादा पास होंगे। तो अब इसमें क्या करें जिससे ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पर 12 हमारे पास आ रहा था सम, तो 12 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, मतलब 3 बच रहा था तो मैं 3 हटा देता हूं, ये 0 आ जाए। तो मैंने इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर में से, तो ये मेरे पास आया 19593। तो ये नंबर भी मेरा 9 से डिविजिबल होगा और ये भी मेरा 9 से डिविजिबल होगा, और ये दोनों ही नंबर क्या होंगे, नियरेस्ट होंगे टू दिस नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि सेक थीटा और साइन थीटा दोनों ही क्या है, रूट्स हैं। इसके मूल हैं किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, और हमने पढ़ा है बचपन में कि अगर किसी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द्विघाती समीकरण के रूट्स हमें दिए हुए हैं, मूल्स अगर हमें दिए हुए हैं तो उनमें रिलेशन बनता है। अगर हम अल्फा और बीटा इनके रूट्स मान ले तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर इक्वेशन किस तरह की हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो सी बाई ए होता है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई देखूं, जो कि मुझे टेन थीटा बनेगा, देखो सेक थीटा को मैं 1 बाई कोस थीटा लिख सकता हूँ, और साइन थीटा, तो ये क्या बना, टेन थीटा। तो टेन थीटा मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, सी बाई ए, और यहाँ सी की वैल्यू क्या है, √6, और ए की वैल्यू क्या है, √6। तो √6 से √6 गया, ये 1 आया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिली। आगे क्या कर सकते हैं, ये वाला तो हमने यूज कर लिया, अल्फा प्लस बीटा को यूज करें, तो सेक थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू में हमें क्या मिल रहा है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, देखो बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस के है ऑलरेडी, बी की वैल्यू माइनस के है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए। तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का के बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ए यहाँ पर कितना है, √6, और थीटा हमें पता है 45 डिग्री है, अभी निकाला। सेक 45 डिग्री कितना होता है, √2 प्लस, और साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1 बाई √2। इसे सोल्व करेंगे तो √2, यहाँ पर 2 + 1, ये आया 3 बाय √2। ये इक्वल होगा किसके, k बाय √6 के। तो √2 ये कितना आएगा, √3 आएगा, तो ये 3√3 क्या आ जाएगी, मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। और क्वेश्चन में मुझसे k की वैल्यू ही पूछा था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, किसी द्विघाती समीकरण में अगर मूल्स हमें दिए हुए हैं, रूट अगर हमें दिए हुए हैं, तो उनका सम और जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए के इक्वल होता है। ए बी सी होते क्या है वो मैंने आपको बता दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो हमारे पास अचर राशि है या फिर कांस्टेंट टर्म है उसे हम सी बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू, सेम क्वेश्चन अभी हमने किया भी था, उसी तरह का क्वेश्चन है, डायग्राम तो एटलीस्ट वही बनेगा कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक हमारे पास वृत्त है जिसका केंद्र O है, सेंटर O है, उससे दो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, ए से P और Q, और P और Q सेंटर पर लाई कर रहे हैं, सॉरी सेंटर पर कह रहा हूँ, सर्किल पर लाई कर रहे हैं। इफ द PAQ 70 डिग्री, PAQ कितना है, 70 डिग्री है, देन AOP इज इक्वल्स टू, तो AOP कितना होगा, देखो इसको यहाँ से ज्वाइन किया, हमें पता है सेंटर से अगर टेंजेंट के पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो 90 डिग्री पर ज्वाइन करता है। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि इस लाइन को अगर हम यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो ये 35 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 55 डिग्री होना चाहिए। या फिर हम इसे कैसे भी कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये 90 होगा, तीनों ये 360 होना चाहिए इनका सम, तो 90 90 180 तो यही हो गया, तो 180 बचा, तो उसमें से 70 गया, तो ये कितना होगा, 110, और ये लाइन इसको क्या कर रही होगी, बांट रही होगी, तो AOP कितना होगा, 55 डिग्री होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कोस एक्स हमें दिया हुआ है, जो कि हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ से निकल जाएगा 7, ठीक है, ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25 का। कोटेक्स हमें चाहिए, देखो कोटेक्स क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक एक्स क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 7 है, बेस कितना है 24, और ये कितना है 25, तो ये 49/7, तो ये 7 मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो क्रय मूल्य है किसी वस्तु का, वो 12 पेन्स का इक्वल है सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के 8 पेन के, मतलब 12 पेन की जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 8 पेन के विक्रय मूल्य के। तो मैं इसे लिख दूं, 12 पेन का जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है 8 पेन के सेलिंग प्राइस के। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ से क्या मिल रहा है, 2/3। हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है, तो यहाँ पर देखो 2 रुपए की कीमत के पेन को 3 रुपए में बेचा जा रहा है,
कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 रुपए और बेच किस में रहे हैं 3 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का है 1 का, कितने पर है कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कितना होगा 50%। यही हमसे पूछा भी है कि प्रॉफिट परसेंट में बताओ, तो कितना होगा 50% होगा। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है हमें x और y का, x3 है y2 है और x प्लस वाई हमें बताया हुआ है। हमारे हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग x प्लस वाई बन कितना रहा है 5 यूनिट, लेकिन है कितना 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 18। आगे चलते हैं, देखो x प्लस वाई तो हमें दिया हुआ ही है 90, x माइनस वाई हम बता लेते हैं, x माइनस वाई कितना होगा 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 18, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 18 पंजे 90 और ये जो रेशियो आएगा वो 7:5 आ जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज और एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। देखो कोई भी एक समबाहु त्रिभुज होगा वो इस तरह का होगा ए बी और सी, जिसमें ईच प्रत्येक कोण कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। ये तो प्रॉपर्टी होती है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल की कि प्रत्येक कोण कितने का होता है 60 डिग्री का होता है। हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो मैंने एक लाइन आगे बढ़ाई, ये देखा इस पूरे का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसके लिए इसे कितना होना पड़ेगा 120 डिग्री और सभी में 120 डिग्री होगा। क्लियर है, तो यहां से कितना आ जाएगा 120 डिग्री फाइनल आंसर। तो देखो ज्यादा कितने सिंपल क्वेश्चन है कि कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, एक एक लाइन में हम इन्हें इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर, देखो एक सिलेंडर है हमारे पास इस तरह से, जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 5, हाइट हमें दी हुई है 14 और वॉल्यूम हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। सब कुछ तो दिया है, पाई की वैल्यू भी बता दी है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5, एच कितना 14, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 25 दूनी 50 और 50 × 22 कितना होगा 1100। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ रवि मोहन एंड गोविंद। देखो 6 साल पहले उनकी एज का जो एवरेज है वो 32 साल था, तो देखो इनकी एज का जो सम होगा वो कितना होगा रवि प्लस मोहन और प्लस गोविंद, इन तीनों की एज का जो सम होगा 6 साल पहले वो 32 × 3 होगा, क्योंकि एवरेज निकलता ही कैसे है, सम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पर्सन से, तो यहाँ पर नंबर तो कितने हैं 3, तो सम निकल जाएगा n से, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो मैंने कर दिया 3 से। लेकिन ये 6 साल पहले का सम है, अब सभी की एज 6 साल बढ़ गई होगी आज की डेट में, तो टोटल कितना बढ़ा होगा 18, तो इन तीनों की एज का सम तो मुझे मिल गया। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इफ श्याम joins them now, अब श्याम भी आ जाता है आज के दिन, the average of their ages of all 4 of them is 36 year, मतलब ये रवि मोहन और गोविंद तो है ही, अब उनके साथ श्याम भी आ गए, अब इनकी एज का सम कितना हो जाता है 36 एवरेज मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमें श्याम की प्रेजेंट एज चाहिए। देखो इन तीनों की एज तो मुझे पता ही है, यहां से मैं निकाल सकता हूँ, देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 × 96 प्लस 18 कितना होगा 114 होगा, और इन चारों की एज का सम कितना आ रहा है 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, तो 144 तो यहाँ से मिल रहा है, और इन तीनों की एज 114 है, तो इन तीनों की तो 114, तो श्याम की एज हम निकाल लेंगे 144 माइनस 114 कितना होगा 30 साल होगा, और यही फाइनल आंसर भी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, देखो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या कि जो 2 सिमिलर ट्राइंगल है, अगर मैं कहता हूं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो होगा क्या सेम, जो कोरेस्पोंडिंग साइड होगी वो सेम प्रोपोर्शन में होगी, मतलब उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो ए सी अपॉन पी आर का होगा, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर का होगा। तो देखो कोरेस्पोंडिंग जो साइड्स है, अगर मैं ए बी को पी क्यू के कोरेस्पोंडिंग लेता हूं तो इस तरह से हमारे पास ये रेशियो सेम आना चाहिए, और इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा ए बी सी
और एरिया ऑफ पी ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा वो इन साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। सिर्फ साइड का नहीं, इनकी मीडियन का भी हो सकता है। मीडियन 1 और मीडियन इधर की मैं 2 बोल देता हूँ, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है। या फिर एल्टीट्यूड का भी हो सकता है, एल्टीट्यूड का जो रेशियो होगा इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब देखो हमें रेशियो एरिया का तो दिया हुआ है कितना 324 और ये दिया हुआ है 225, तो ये तो साइड का स्क्वायर होगा। यहाँ से साइड कितनी होगी 18 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो स्क्वायर हटा दिया मैंने, मतलब ऐसे नहीं हटाया क्योंकि हमें साइड का रेशियो चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर देन द एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्राइंगल क्या होगी। तो मुझे जब पता है कि जो इनका एरिया का रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के होता है, या फिर हम एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो को ले सकते हैं। तो क्योंकि मुझे एल्टीट्यूड यहाँ पर गिवन है और एल्टीट्यूड ही मुझसे पूछा है तो मैं एल्टीट्यूड का ही रेशियो ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये किसका होगा, एल्टीट्यूड्स का रेशियो आ जाएगा, एल्टीट्यूड पहले ट्राइंगल का और एल्टीट्यूड सेकंड ट्राइंगल का। तो 3 6 18 और 3 5 15। तो अगर एक ट्राइंगल की जो एल्टीट्यूड है वो 10 है तो स्मॉलर ट्राइंगल तो देखो छोटी साइड तो यहाँ पर 5 ही है तो ये 10 होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 2 आती है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 12। तो दूसरे ट्राइंगल की जो एल्टीट्यूड होगी उसकी लेंथ क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी। अगर साइड पूछा होता तो ये रेशियो हम साइड का ले लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे आपको ये थ्योरम पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के शिफ्ट में। देखो 10x हमें दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। देखो हाइपोटेन्यूस हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो ये p बाई एच होगा, ये b बाई एच होगा, इसी तरह से यहाँ भी p बाई एच और यहाँ भी b बाई एच होगा, तो h का एलसीएम लेकर h से h कट जाएगा, तो हम सीधा सिर्फ p और b की वैल्यू ही रख सकते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसको 3 को हम साइन की वैल्यू मान लेते हैं और 2 को हम कोस की वैल्यू मान लेते हैं। तो देखो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 2 और ये 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आया 13 बाय 9 माइनस 4 5, तो ये 13 बाय 5 ही मेरा फाइनल आंसर होगा। आज की शिफ्ट में कुछ नहीं था, सिंपल शिफ्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट डिस्कस करेंगे जल्दी। ठीक है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा फास्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो जितना भी पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज कर लें, नई चीजों पर ना जाएं। लास्ट टाइम में कंफ्यूज करती हैं चीजें, है ना। लास्ट ईयर के पेपर ज्यादा सोल्व करें। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें इसे, है ना।